हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फंडा। दोस्तों, इस वीडियो में हिस्ट्री के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या स्टेट या सेंट्रल की किसी भी वैकेंसी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतिहास से जुड़े हुए, भारतीय इतिहास से जुड़े हुए, मुगल काल पर आधारित, जैन धर्म पर आधारित, युद्ध आधारित प्रश्न, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, उन सब पर यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया? सिकंदर ने, अरबों ने, ग्रीक ने, या ईरानियों ने? तो सबसे पहले जो भारत को, यूरोप को भारत से अवगत कराया वो था सिकंदर। सिकंदर का वास्तविक नाम जो था वो अलेक्जेंडर तृतीय था, पर उसे भारत में सिकंदर के नाम से ही संबोधित किया जाता था। और उसे ईरानियों के माध्यम से, यानी जो ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत के अंदर की अपार धन संपदा के बारे में जानकारी हुई। उसके परिणाम स्वरूप जो सिकंदर है उसने भारत पर आक्रमण किया। और ख़ास बात इसमें ये याद रखें कि जो भारत का सिकंदर पर आक्रमण था वो दूसरा विदेशी आक्रमण, जबकि पहला यूरोपीय आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर राज्य कितने राज्यों में विभाजित था भारत? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 26, 27, 28 या 29? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा कि सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईस्वी में पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। यानी 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और इस समय भारत में जो पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति थी उसमें कुल 28 राज्य थे, यानी टोटल 28 राज्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे का जो क्वेश्चन आ रहा है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 47 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व, या 57 ईसा पूर्व? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही होगा। विक्रम संवत जो था वो हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली के नाम पर है, और ये संवत जो है 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। इसका जो प्रणेता भारत की भूमि वर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में, 80 ईस्वी में, 30 ईस्वी में, या 639वीं ईस्वी में? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शक संवत जो था वो भारत का प्राचीन संवत है दोस्तों, जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। 78 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था, और शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 78 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 320 ईस्वी में, या 398 ईस्वी में, या 400वीं ईस्वी में? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो गुप्त संवत की जो शुरुआत थी दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त संवत को चलाया, और इस तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक भी हुआ था। यानी जब इसे चलाया गया, जो इसकी पहली तिथि, उसे उस दिन चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। 320 ईस्वी में उसने गुप्त संवत को चलाया। और गुप्त चंद्रगुप्त ने, जिसका कि शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, उसने अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक कर दिया था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त ने की थी 320 ईस्वी में। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुएंग सांग भारत कब आया था? हुएंग सांग
भारत कब आया था? 380 413 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 413 से 418 ईस्वी के मध्य। ऑप्शन सी 629 से 645 ईस्वी के मध्य, या ऑप्शन डी 712 से 713 ईस्वी के मध्य। तो ह्वेन सांग भारत कब आया था दोस्तों? ह्वेन सांग भारत कब आया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 629 से 645 ईस्वी के मध्य में ह्वेन सांग, जो कि प्राचीन चीनी बौद्ध भिक्षुक था, वो भारत में यहाँ पर आया था। और इस दौरान हर्षवर्धन का शासनकाल भारत में था। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? 1175 ईस्वी में, 1278 ईस्वी में, 1280 ईस्वी में, या 1206 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। जो ये मध्यकालीन भारत में एक शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और गुलाम वंश का ये संस्थापक था। इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी 1206 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? सूरत के युद्ध में, केरल के युद्ध में, अहमदाबाद के युद्ध में, या मलक्का के युद्ध में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूरत के युद्ध में। 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की अनुमति ली थी। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई थी। उस समय तक पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग भी खोज निकाला था। 1612 ईस्वी में जो सूरत का युद्ध हुआ पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जिसमें कि अंग्रेजों की यहाँ पर जीत हुई थी। तो इसे याद रखें, जो अंग्रेजों और पुर्तगालियों के जो बीच में युद्ध हुआ था वो सूरत का युद्ध था, जो कि 1612 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने 1459 में की थी। तो किस राजपूत ने यहाँ पर जोधपुर की स्थापना की थी? राव जोधा ने, जोधा भाई ने, मान सिंह ने, या राणा प्रताप ने? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना 1459 में की थी। जो जोधपुर की स्थापना राजपूत राव जोधा 1459 में की, ये भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी भी था और मंडोर से हटाकर नई राजधानी यहाँ पर बसाई गई थी। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूंग पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया गया था, जो आज भी जोधपुर के किले से प्रसिद्ध है। तो इसे याद रखें कि चिड़िया टूंग पहाड़ी पर, जो राजस्थान की चिड़िया टूंग पहाड़ी है जोधपुर में, उसके ऊपर जो दुर्ग बनाया गया है वो जोधपुर का किला है। जबकि जोधपुर की स्थापना यहाँ पर राव जोधा ने की थी 1459 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्णा प्रणाली को चर्चा की गई थी? वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली को यहाँ पर चर्चा की हुई है। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में? तो इसका आंसर है दोस्तों ऋग्वेद जो है सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इस वेद में कई सूतों और विभिन्न वैदिक देवी देवताओं की स्तुति वाले मंत्र हैं। तो मंत्रों के लिए ऋग्वेद काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसमें कई अन्य प्रकार के सूत हैं और साथ ही साथ देवताओं की स्तुति करने वाले स्त्रोतों की भी प्रधानता है। कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें एक विराट पुरुष की चर्चा की गई है और उसके अंगों का भी वर्णन किया गया है। तो इसका याद रखें कि जो वर्ण प्रणाली है वो ऋग्वेद के अंदर बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो वाला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो मंत्रों का मैंने पीछे आपको बताया कि ऋग्वेद के अंदर किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऋग्वेद यानी सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत जो है, इसके अंदर मंत्रों का उल्लेख किया गया है। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद जो है दोस्तों वो बलिदान सूत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद दैनिक जीवन से जुड़े तांत्रिक धार्मिक सरोकारों को व्यक्त करता है। इसका स्वर ऋग्वेद के उस अधिक पुरोहित स्वर से भिन्न है जो महान देवों को महिमा मंडित करता है और सोम के प्रभाव में कवियों की उत्प्रेरित दृष्टि का
वर्णन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा अथर्ववेद वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का युद्ध तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1205 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में, या फिर 1191 ईस्वी में, या 1192 ईस्वी में? तो तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पर तराइन का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1215 ईस्वी में हुआ था। और ये इल्तुतमिश ने यहाँ पर तराइन के तीसरे युद्ध में यल्दोज कुबाचा को पराजित किया था, सिंधु नदी में डुबोकर उसे मार डाला था। ये युद्ध जो था ये निर्णायक युद्ध था, जिसमें इल्तुतमिश की विजयी हुई थी और उसका दिल्ली के गद्दी पर अधिकार मजबूत हो गया था। तारावड़ी या तराइन को आज आजमाबाद भी कहा जाता है। तो तराइन का जो तृतीय युद्ध था दोस्तों वो कब हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपके सामने, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में, या 1196 ईस्वी में? तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? चंदावर का युद्ध जो था वो 1194 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। चंदावर का युद्ध जो था दोस्तों मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हुई थी। चंदावर या चंदवार वर्तमान में फिरोजाबाद या पूर्ववर्ती नगर है। वर्तमान में फिरोजाबाद का पूर्ववर्ती नगर था। फिरोजाबाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय है, जो पहले इटावा जिले के अंतर्गत आता था। तो इसका ऑप्शन याद रखें दोस्तों, चंदावर का जो युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो खानवा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध किनके बीच में हुआ था दोस्तों? खानवा का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी या मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो था दोस्तों, ये बैटल ऑफ खानवा, ये जो था मेनली भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खानवा। इसमें मार्च 16 1527 को ये बाबर और राणा सांगा इन दो राजाओं की सेनाओं के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। तो इसे याद रखें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? चंदेरी का युद्ध किनके बीच में हुआ था? हुमायूं और मेदिनी राय के बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, बाबर और शेर शाह के बीच में, या शेर शाह और मेदिनी राय के बीच में? तो चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था दोस्तों? चंदेरी का युद्ध याद रखें कि इतिहास का जो प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। तो उस समय दुर्ग मेदिनी राय के अधिकार में था, जिस पर कि काफ़ी समय से बाबर की नज़र थी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और मेदिनी राय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, चंदेरी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बाबर और अफगानों के बीच में घाघरा का युद्ध कब हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच में घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में, या 1530 ईस्वी में? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, घाघरा का जो युद्ध है वो भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में से एक था। और ये युद्ध जो था 6 मई 1529 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य में लड़ा गया था। युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को करारी शिकस्त दी थी, यानी कि महमूद लोदी और बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। घाघरा का युद्ध में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को बाबर ने यहाँ पर परास्त किया। और ख़ास बात इस युद्ध की जो मेन विशेषता थी, यानी खास विशेषता ये थी कि जल और थल, यानी ये ज़मीन पर और पानी पे दोनों जगह ये लड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हुमायूं और शेर शाह के बीच में चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में, 1537 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में, या 1533 ईस्वी में? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों?
चौसा का जो ये युद्ध था ये 26 जून 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। ये अफगान शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था दोस्तों। इसे बक्सर में, जो मॉडर्न डे बिहार है, वहाँ पर ये युद्ध था, ये यहाँ पर लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं और शेर शाह के बीच में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, या 1545 ईस्वी में, या 1556 ईस्वी में? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बिलग्राम का जो युद्ध था वो मुगल बादशाह हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। ये युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 17 मई 1540 को शेर शाह सूरी द्वारा पराजित हुआ। यहाँ पर जो हुमायूं था वो बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ, और इस तरह वो पहला बिहारी मुसलमान था, शेर शाह सूरी, जिसने दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार जमाया। और बिलग्राम को युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम कहें, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1560 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1569 ईस्वी में, या 1570 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तालीकोटा का जो युद्ध था वो 25 जनवरी 1565 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही है। इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है और बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर राइट होगा। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1570 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में, या 1580 ईस्वी में? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध जो था दोस्तों, ये 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। इसका अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था दोस्तों? यहाँ पर अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध असीरगढ़ का युद्ध था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। ये अकबर का अंतिम अभियान था, जिसमें अकबर ने 1601 ईस्वी में दक्षिण भारत के मीरन बहादुर से युद्ध किया था। तो अकबर का जो अंतिम युद्ध था वो कौन सा युद्ध था दोस्तों? असीरगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध में उल्लेख किया गया है? कथा सरिता सागर, बृहद कथा मंजरी, मुद्रा राक्षसा, या राज तरंगिनी? कौन सा वाला होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मुद्राक्षाशा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, या अशोक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था? निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग, या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु, यानी प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था? कालाशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, या अशोक ने? तो सबसे पहले किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदानों को लिखवाया? अब वो थे राजा अशोक। राजा अशोक ने मौर्य काल में अपने शिलालेख बनवाए
और उन पे अपने योगदानों को लिखवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, शिशुनाग ने या धनानंद ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार थे, जो पहला राजा था जिसने शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ने ईरान का राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी किया था? तो यहाँ पर बिंबिसार है, शिशुनाग है, बिंदुसार है या अशोक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले अशोक था जिसने अपना शिलालेख जारी करवाया था। ना ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, बी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, सी समुद्रगुप्त के दरबार में आया था या डी घटोत्कच के गुप्त के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फाहियान जो था वो बी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त जो था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पहला गुप्त शासक कौन था जिसने चांदी के सिक्कों की शुरुआत की? पहला गुप्त शासक कौन था जिसने चांदी के सिक्कों की शुरुआत की? चंद्रगुप्त प्रथम ने की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की, समुद्रगुप्त ने की या कुमारगुप्त ने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले कुमारगुप्त था जिसने चांदी के सिक्कों की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्यापक सैन्य विजय अभियान के कारण स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम को, कुमारगुप्त को, समुद्रगुप्त को या कुमारगुप्त को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समुद्रगुप्त द्वारा किस अधिकारी पद का सृजन किया गया था? यानी कौन सा अधिकारी पद उसके द्वारा चलाया गया था जो शांति और युद्ध के लिए जिम्मेदार होता है? संधि विग्राखा, कुमार मात्य या विशति या अमात्य? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? इसके लिए संधि विग्राखा पद जो था वो शांति और युद्ध के लिए जिम्मेदार पद जो कि समुद्रगुप्त द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हर्याक वंश का संस्थापक कौन था? हर्याक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या बिंदुसार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार जो था वो हर्याक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शासकों में से किसने अंतिम नंद शासक धनानंद को गद्दी से हटाकर 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था? बिंदुसार, अशोक, महेंद्र या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, घटोत्कच गुप्त या श्रीगुप्त? तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो दोस्तों डी श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने विक्रमांका और कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? किसने विक्रमांका और कविराज की उपाधि ग्रहण की थी? समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, श्रीगुप्त ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त को विक्रमांका और कविराज की उपाधि ग्रहण की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व में हुआ था? तो शाका क्षत्रिय परिवार में, कुरु क्षत्रिय परिवार में, यदुवंशी क्षत्रिय परिवार में, चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार में? तो गौतम बुद्ध का जन्म कौन से क्षत्रिय परिवार में हुआ था दोस्तों? इनका जन्म था शाका क्षत्रिय परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? कुशीनगर में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या राजगीर में? तो गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला धर्मोपदेश जो था वो सारनाथ बनारस में दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध परिषद का कहाँ आयोजित हुई थी?
प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? कश्मीर में, गयान में, पाटलिपुत्र में या राजगीर में? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो थी वो राजगीर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? महक सापा ने, मोगालीपुत्ता टिस्सा ने, वसुमित्र ने या ऋषभ देव ने? तो सबसे पहले अध्यक्षता किसने की थी प्रथम बौद्ध परिषद की? महक सापा ने यहाँ पर प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? महक सापा ने, मोगालीपुत्ता टिस्सा ने, वसुमित्र ने या ऋषभदेव ने? तो अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता मोगालीपुत्ता टिस्सा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे कितनी साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 35 साल की उम्र में गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमतिनाथ तीर्थंकर का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? सुमतिनाथ तीर्थंकर का जन्म किसके गर्भ से हुआ था? तारा के गर्भ से, मरु देवी के गर्भ से, विजया के गर्भ से या सुमंगला के गर्भ से? तो सुमतिनाथ तीर्थंकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये इक्ष्वाकु वंश के राजा मेघप्रेय की पत्नी रानी सुमंगला के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर को जैन साहित्य में प्रजापति, आदि ब्रह्मा और आदिनाथ के रूप से चित्रित किया गया है? ऋषभनाथ को, अजीतनाथ को, संभवनाथ को या अभिनंदन नाथ को? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो ऋषभ देव थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और तीर्थंकर का अर्थ जो होता है वो होता है तीर्थ की रचना करने वाला। जो संसार सागर से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे वह तीर्थंकर कहलाता है। ऋषभ देव जी आदिनाथ भी कहा जाता था और भगवान ऋषभ देव वर्तमान अवसर्पिणी काल के प्रथम दिगंबर जैन मुनि थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा क्यों बोला जाता था? अपने लंबे कद की वजह से, सबसे पहले मोक्ष मार्ग बताने की वजह से, धार्मिक रूपांतरण करने की वजह से या आजीविका का मार्ग दिखाने की वजह से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म के धर्मोपदेश तीर्थंकर या जिन कहलाते थे। और जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें ऋषभनाथ, वृषभदेव या आदिनाथ भी कहा जाता था। इनको आदि ब्रह्मा भी बोला जाता था दोस्तों। और क्योंकि ये पहले जैन तीर्थंकर थे जिन्होंने मोक्ष मार्ग बताया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव तीर्थंकर का था? गाय था, बैल था, हाथी था या टाइगर था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर था ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो दोस्तों बैल था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अपने दाहिने पैर के निशान के कारण ऋषभनाथ तीर्थंकर को क्या नाम दिया गया था? उनके दाहिने पैर पे जो निशान था उसके कारण उन्हें क्या नाम दिया गया था? हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ऋषभ या बृहदेव? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऋषभनाथ तीर्थंकर। दाहिने पैर पर बैल का निशान बने होने की वजह से इन्हें ऋषभ नाम दिया गया था। नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋषभनाथ तीर्थंकर के पिता का नाम क्या था? नाभिराय, संभवनाथ, सुमितनाथ या वासुपूज्य? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है, जैन पुराणों के अनुसार ऋषभनाथ तीर्थंकर के पिता का नाम नाभिराज था। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऋषभनाथ की माता का नाम क्या था? ऋषभनाथ की माता का नाम क्या था? तारा, श्रेयमेस्ता, मरु देवी या अनुराधा? तो ऋषभनाथ की माता का नाम क्या था दोस्तों? यहाँ पर उनकी माँ, जो ऋषभनाथ की माता का महारानी मरुदेव नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा ऋषभनाथ द्वारा युग के आदि में लोगों को दी गई थी? कृषि की, मासी की,
असी के या सभी की, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कुलकरों की कुल परंपरा के 7वें कुलकर नाभिराज व उनकी पत्नी मरु देवी से ऋषभ देव का जन्म हुआ था। चैत्र कृष्ण की अष्टमी नवमी को अयोध्या में हुआ था। इन्होंने युग के आदि में लोगों को कृषि, मासी और अस्सी जैसे विषयों पर शिक्षा दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मसीह का अर्थ क्या है? मसीह का अर्थ क्या है दोस्तों? अध्यापन, रक्षा, कृषि या बिजनेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मसीह का अर्थ होता है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ इसका अध्यापन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। युग के आदि में ऋषभनाथ द्वारा कृषि, स्याही, तलवार, शिल्प और सेवा के अलावा अंतिम कर्म पर किस विषय पर शिक्षा दिया गया था दोस्तों? व्यापार पर, मत्स्य पर, युद्ध पर या सभी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यापार पर। युग के आदि में भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था, इसीलिए भगवान ऋषभनाथ को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस सृष्टि को असी मसी विद्या, वाणिज्य और शिल्प कला की तालीम दी और संसार से वैराग्य धारण कर अंत में अष्टापाद से मोक्ष अर्थात निर्वाण की प्राप्ति की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके लिए खास क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए आगे के वीडियो में भी लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और इतिहास के ऐसे ही प्रश्नों को और अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।